अथर्व, एपिसोड 10। घायल हुआ इंद्र। अपने कमरे में बैठा अथर्व देख रहा था कि आखिर इस किताब में उसकी मां की तस्वीर आई तो आई कैसे। अथर्व अपने आप से परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। अथर्व फिर से उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। वो इस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था कि तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। उसने सर ऊपर करके देखा तो दरवाजे पर कोई था। अथर्व ने झट से किताब पीछे रख दी और जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही अथर्व ने सामने देखा तो वो चौंक गया। तुम यहां? अथर्व ने चौंकते हुए कहा। हां मैं, क्यों, अब तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता क्या? उस शख्स ने कहा। वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था, अथर्व का दोस्त। अथर्व कुछ कहता इससे पहले ही कार्तिक ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, कहां रहता है तू आजकल? अपने सामने अचानक से कार्तिक को देखकर अथर्व थोड़ा सोच में पड़ गया। मैं कहां रहूंगा, यहीं तो रहता हूं, तेरे घर आया था, तू वहां मिला ही नहीं मुझे। अथर्व को अच्छे से याद था कि कुछ देर पहले उसने कार्तिक को उसके घर में देखा था और फिर अचानक से वो गायब हो गया था। लेकिन अथर्व ने कार्तिक से उसके बारे में कुछ भी बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे लगा शायद वो नीली रोशनी उसका सपना रहा होगा। तभी कार्तिक ने सफाई दी, मैं अपने अंकल के साथ बाहर गया था। अथर्व ने चौंक कर पूछा, तूने अपने अंकल के बारे में कभी आज तक मुझे बताया नहीं? मतलब भाई अब अंकल हैं, गर्लफ्रेंड थोड़े ना जो तू भड़क रहा है। कार्तिक ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। हाँ सही है फिर, इतना भूलकर अथर्व सोचने लगा। तभी हिचकिचाते कार्तिक ने कहा, वैसे अंकल कुछ दिन पहले ही शहर आए हैं तो मैं उनसे मिलने गया था। इतना कहकर कार्तिक ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, ये सब छोड़ और तू मुझे ये बता कि इतने दिन तू कहां था, आखिर चल क्या रहा है भाई? तभी किताब की तरफ तसल्ली से देखते हुए अथर्व ने कहा, मैं लाइब्रेरी तक गया था, तुझे कॉल किया था लेकिन तेरा कोई जवाब ही नहीं आया। किताब की तरफ से ध्यान हटाकर अब काफी देर बाद अथर्व ने कार्तिक की तरफ देखना शुरू किया। कार्तिक को देखते ही अथर्व के मुंह से अचानक निकला, कार्तिक तू मुझे बदला सा क्यों लग रहा है? कार्तिक ने इस बात को सिरे से नकारने की कोशिश की और कहा, बदला सा? और मैं? तू पागल है क्या? क्या अथर्व कुछ भी बोलता है? यह सुनकर अथर्व ने मन ही मन कहा, देखता हूं कार्तिक तू अपने बेस्ट फ्रेंड से कब तक झूठ बोलता है, कभी न कभी तो तुझे बताना ही होगा। मन में इतना कहकर अथर्व ने कार्तिक को आईने के पास खींचकर खड़ा कर दिया और बोला, तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो तू आईने में देख। तभी एक पल के लिए कार्तिक अपने आप को देखने में खो सा गया, लेकिन उसे ध्यान आया कि अथर्व अभी भी उसे देख रहा है। इससे पहले कि कार्तिक अथर्व से कुछ कह पाता, अथर्व ने कहा, देखा सच में हीरो की तरह लग रहा है तू। ये बात सुनकर कार्तिक मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया और मन में ही बोला, अथर्व तुम मुझसे बड़ा हीरो है, देखना एक दिन ये सब जान जाएंगे। वैसे भी तू धरती का सबसे बड़ा रक्षक है, बस सही समय आने दे। कार्तिक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अथर्व ने कहा, क्या हुआ तुझे, सोच क्या रहा है तू? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, कार्तिक ने कहा। इसके बाद दोनों दोस्त बातें करने लगे। अथर्व के घर पर कार्तिक और अथर्व बातें कर रहे थे तो वहीं इन सब से काफी दूर अनंत इंद्र को लेकर एक बड़े से कमरे में अंदर लेकर आया। ये वही कमरा है जिसमें रीटा पहले से मौजूद है। भले ही इंद्र उसके सामने खड़ा हो, लेकिन उसकी हालत देखने पर कमजोर और उसमें ऊर्जा की पूरी तरह से कमी लग रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए अनंत इंद्र को यहां लाया था। रीटा अभी भी उसी सूट के सामने खड़ी हुई थी और उसमें से निकलने वाली ऊर्जा को देख रही थी। रीटा ने जैसे ही देखा कि अनंत इंद्र को लेकर कमरे में प्रवेश कर चुका है, वो दौड़कर अनंत के पास जाकर खड़ी हो गई। उस वक्त रीटा को अनंत और इंद्र की मास्टर से हुई भिड़ंत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस दौरान मास्टर और इंद्र के बीच लड़ाई हो रही थी, उस समय रीटा इसी कमरे में मौजूद थी, जो कि एक खुफिया कमरा था। पर जैसे ही रीटा ने इंद्र को ऐसे घायल और कमजोर देखा, वो भागकर इंद्र के पास आई और बोली, इंद्र क्या हुआ आपको, आपकी हालत कैसे हुई? सवाल पर अनंत ने जवाब देते हुए कहा, मास्टर आया था हमारे पास और वो हमसे उस कण को छीनकर भाग चुका है। जैसे ही रीटा ने सुना कि मास्टर और इंद्र का सामना हुआ था, रीटा के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। क्या मास्टर और इंद्र के आमना सामना हुआ था? रीटा ने फिर चिंतित होकर पूछा, इंद्र उसने आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? इस पर इंद्र ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूं रीटा, पर अफसोस
वो उस कण को लेकर निकल गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन रीटा को जैसे कुछ और ही नजर आया। रीटा साफ तौर पर देख सकती थी कि इंद्र का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ है, उसमें खड़े होने तक की शक्ति नहीं है और वो बुरी तरह से ऊर्जाहीन दिखाई दे रहा था। रीटा को चिंतित देखकर अनंत ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुरंत ही वहां पहुंच गया था जहां इंद्र और मास्टर का आमना सामना हुआ। घबराने की बात नहीं है रीटा, बस अभी तुम इंद्र का इलाज करना शुरू कर दो। इंद्र के पैर भी अच्छे से नहीं जम रहे थे। इंद्र की हालत पहले से काफी नाजुक हो चुकी थी। रीटा और अनंत ने उन्हें बैठाने की कोशिश की। कुछ देर बाद रीटा अपने साथ एक दवाई लाई और इंद्र का इलाज करने लगी। उस दवाई के लगते ही कुछ ही देर बाद इंद्र में अजीब सा परिवर्तन होते दिखाई देने लगा और कुछ ही देर बाद इंद्र की आंख लग गई। अनंत इंद्र के बगल में खड़ा उसके चेहरे को देख रहा था। रीटा ने भी इंद्र के चेहरे को गंभीरता से देखने की कोशिश की। रीटा और अनंत दोनों इंद्र को देखते हुए काफी चिंता में लग रहे थे, लेकिन रीटा ने देखा कि अनंत उससे कहीं ज्यादा चिंतित है और इंद्र को लेकर परेशान भी है। रीटा ने अनंत को ढांढस बांधने की कोशिश करते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं अनंत, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवाई असर करना शुरू कर चुकी है, पर मुझे उस मास्टर पर गुस्सा आ रहा है। इसके बाद दोनों उस कमरे से निकलकर एक लंबी सुरंगनुमा कॉरिडोर में आ जाते हैं। रीटा चिंतित होते हुए अनंत से कहती है, मास्टर से इस बार हम कैसे लड़ पाएंगे? ये सुनकर अनंत भी अपनी चिंता व्यक्त करता है। हाँ रीटा, मास्टर से लड़ने के लिए हम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अचानक से मास्टर का धरती पर आ जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक था कि वो किस प्लैनेट से कौन सी शक्ति लेकर आया है और धरती को तबाह करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता है। रीटा ने फिर से अपनी चिंता जाहिर की। इंद्र ने तो कहा था कि हम सभी तैयार हैं। ये सुनकर अनंत गंभीर स्वर में कहता है, रीटा तैयार तो हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि मास्टर अचानक से धरती पर आ जाएगा और अब वो हमसे वो कण भी छीन कर जा चुका है। तुम जानती हो कि बिना उसके इंद्र और हम सब मास्टर के सामने कितनी देर तक टिक सकते हैं। अनंत ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे अचानक से खुद ध्यान आता है और वो रीटा से कहता है, अथर्व ठीक है ना? अथर्व की बात सुनकर रीटा एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो खुद अपने आप ही जान जाएगा। ये सुनकर अनंत रीटा को सचेत करता है, रीटा अब हमारे पास समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अथर्व को उसकी शक्तियों से और उसके टारगेट से इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि अगर इस समय हमने उसे नहीं बताया तो आगे बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर रीटा एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त करती है, अनंत तुम जानते हो कि मैं सिर्फ अथर्व की सुरक्षा कर सकती हूँ, उसे उसकी शक्तियों से आगाह या इंट्रो नहीं करा सकती। ये काम सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ अश्विनी का है, या फिर ये काम समय ही करे तो बेहतर है। ये सुनकर अनंत पहले से और गंभीर हो जाता है और कहता है, अश्विनी को तो मैं जानता हूं, वो आसानी से इसके लिए तैयार नहीं होने वाली है। कुछ देर दोनों उस कॉरिडोर में शांत टहलते रहते हैं और एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। काफी देर की खामोशी के बाद अनंत उस खामोशी को तोड़ता है, रीटा मैंने इंद्र की अनुमति के बिना सभी रक्षकों को संदेश भेज दिया है। अनंत कहता है। जब रीटा ने सुना कि अनंत ने इंद्र की अनुमति के बिना सभी रक्षकों को संदेश भेजा है तो वो चकित होते हुए बोली, तुम्हें एक बार इंद्र से पूछ लेना चाहिए था। अगर इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई तो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। रीटा मैं फिलहाल अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, मुझे अपनी इस पृथ्वी की फिक्र है। इंद्र इस हाल में नहीं थे कि मैं उन्हें यह सोचने का समय दे पाता कि हमें रक्षकों की सभा बुलानी चाहिए या नहीं। अगर इंद्र मेरी जगह होते तो वो भी यही करते। रीटा ने अनंत की बात में हामी भरी और कहा, तो कहां इकट्ठा हो रहे हैं हम सभी? कल सुबह हमारे सीक्रेट लैब में वो लोग मुलाकात करने वाले हैं। ये सभा पूरी तरह से सुरक्षित और गुप्त है, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ रक्षकों को ही पता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मास्टर धरती पर आ चुका है तो हमें कैसे भी करके उसे इस सभा के बारे में खबर नहीं लगने देनी चाहिए। कुछ क्षण रुकने के बाद अनंत ने रीटा से थोड़ी गंभीर स्वर में कहा, रीटा हमने कार्तिक को सब कुछ बता दिया है और उसे क्या करना है अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे सभा में सबके साथ लेकर इंट्रोड्यूस कराओ। और हाँ, तुम्हें कार्तिक को लेकर सबसे पहले वहां मौजूद होना है। अनंत की इस बात को सुनकर रीटा हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, अनंत अच्छा हुआ तुमने कार्तिक को तैयार कर लिया, अब यह अथर्व के लिए आसान होगा।
अनंत ने रीटा की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। दोनों कॉरिडोर से टहलते हुए एक बार फिर उसी कमरे के सामने आकर खड़े हो गए जहां इंद्र था। कमरे के दरवाजे पर आकर अनंत ने कहा, अब तक शायद होश आ गया होगा। सीक्रेट लैब में इंद्र का इलाज चल रहा था और मास्टर इंद्र को हराने के बाद सीधा दूर समंदर में तैरती एक पानी के जहाज पर पहुंचा था। उसके आसपास चारों ओर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ समंदर की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। इस वक्त मास्टर के हाथ में वही कण था जो वो इंद्र से लेकर भागा था। इस जहाज पर पहले से मौजूद अंतरंग मास्टर की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। जैसे ही उसने मास्टर को आते हुए देखा, वो उसके स्वागत में खड़ा हो गया। अंतरंग ने देखा कि मास्टर के हाथों में कुछ बहुत चमकीला और आकर्षक है। मास्टर के हाथों में कुछ ऐसा प्रकाश निकल रहा है जैसे कि मास्टर अपने साथ मुट्ठी में सूर्य को लेकर चल रहा हो। अंतरंग ने उत्सुकतावश पूछा, मास्टर आप आ गए? लगता है आपको कामयाबी मिल गई है। अंतरंग के इस बात कर मास्टर ने ठहाका मारते हुए जवाब दिया, आ गया अंतरंग, और मैं अपनी जीत की चाबी भी साथ लाया हूं। अब इंद्र और उसके साथी आसानी से मुझसे जीत नहीं पाएंगे। अंतरंग ने एक बार फिर से उत्सुकतावश पूछा, तो क्या आपने इंद्र को मार दिया? अंतरंग ने जैसे ही इंद्र को मारने वाला सवाल पूछा, मास्टर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, नहीं, मारा तो नहीं है, पर ऐसा कुछ कर दिया है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद मास्टर हंसने लगा। तभी अंतरंग का ध्यान एक बार फिर से उस चमकीली चीज यानी कि उस कण पर चला गया। वो मास्टर के पास आया और उसने उस चमकीली चीज को हाथ लगाने का प्रयास किया, मगर जैसे ही अंतरंग ने उस चमकीली चीज को हाथ लगाने का प्रयास किया, वो बेहोश हो गया। अंतरंग के बेहोश होते ही मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा अंतरंग, ये कण कोई मामूली चीज है? इतना कहकर मास्टर हंसने लगा। बहुत देर बाद होश में आने के बाद जब अंतरंग उठा तो उसने देखा कि मास्टर उसके सामने बैठा हुआ है, मगर उसके हाथ में फिलहाल वो चमकीली चीज नहीं है। अंतरंग ने पूछा, मास्टर आखिर उस चमकीली चीज को छूते ही मैं बेहोश क्यों हो गया? ये बहुत लंबी कहानी है अंतरंग, और बहुत पुरानी भी। मास्टर ने कहा, आखिर क्या कहानी है उस चमकीली चीज की? क्या कार्तिक अथर्व को सब कुछ बता देगा? जानने के लिए सुनते रहे अथर्व, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।